चलिए बढ़ते आगे। मुख्तार अंसारी को बाराबंकी लाया जाएगा। एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी में एफआईआर दर्ज हुई है और कोर्ट से मुख्तार की रिमांड बाराबंकी पुलिस मांगी। बाराबंकी पुलिस मुख्तार पर निजी अस्पताल की एम्बुलेंस को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है और इस मामले में जो अलका राय हैं, डॉक्टर अलका राय, जिनके नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड था, इस मामले में मुख्तार अंसारी से बाराबंकी पुलिस पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इस मामले में मुख्तार अंसारी से भी बाराबंकी पुलिस पूछताछ करेगी। मुख्तार अंसारी पर इस एम्बुलेंस के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में कोर्ट में बाराबंकी पुलिस जाएगी और पूछताछ के लिए बाराबंकी पुलिस अपनी हिरासत मांग सकती है और इसके लिए बाराबंकी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ऐसी तैयारी बाराबंकी पुलिस कर रही है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मुख्तार अंसारी से पूछताछ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ही इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे कहानी में आखिरकार कहां पर क्या लूप होल्स है, ये जो सच्चाई है वो मुख्तार अंसारी ही बता सकता है। तो इस मामले में बाराबंकी पुलिस ऐसी तैयारी कर रही है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जाए, क्योंकि डॉक्टर अलका राय से तो पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ करनी है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा के जेल में बंद है और बाराबंकी पुलिस सब इस मामले में कोर्ट से मुख्तार अंसारी की रिमांड मांग सकती है ताकि रिमांड में लेकर एम्बुलेंस के मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जाए। यह एम्बुलेंस का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। उस वक्त ये 7171 जो नंबर का एम्बुलेंस है, निजी एम्बुलेंस है, वो चर्चा में आया था क्योंकि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था और वहां पर वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए और उसके बाद इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने पूछताछ एफआईआर दर्ज की है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है कि 12 अप्रैल को सुनवाई में पेश हो मुख्तार अंसारी। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आदेश दिया है कि वो 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए पेश हो। कारापाल और उप कारापाल हमला के मामले में मुख्तार अंसारी की ये पेशी होनी है। मामला 2000 का है जब लखनऊ की जेल में पथराव हुआ था और इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल वापसी हो गई है और इस पर जेल राज्य मंत्री जयप्रकाश सिंह जैकी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जो लोग कानून को अपने जेब में रखने का घमंड करते थे, कानून को अपने मुट्ठी में समझते थे, कानून से मजाक करते थे, आज उनकी उत्तर प्रदेश में वापसी हो चुकी है। निष्पक्ष तरीके से कानून अपना काम करेगा और सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। कहीं कोई बाधा आने वाला नहीं है। जिसने जो किया है वो भरेगा। ये योगी जी की सरकार है। नहीं, पीछे दिनों हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग जेल में 5 स्टार होटल की सुविधा लेते थे और प्रशासन को, सरकार को, कानून को पंगु बनाकर रख देते थे। कल उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। सुरक्षित बांदा आए कि नहीं आए, वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी, गुंडे, माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते।
सरकार किसी को मारने का कोई अधिकार भी नहीं है, न सरकार ऐसा कुछ कर रही है। देखिए, जो उनके मुकदमे हैं कम हैं ज़्यादा हैं ये अलग विषय हो सकता है, कोई हम उनकी गिनती नहीं किए हैं कि उनके मुकदमे कानूनी का, लेकिन जो भी उनके मुकदमे हैं ये अदालत का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का जो काम था, सरकार ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में कि उनके एक मुकदमा है और वो वहाँ पे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में न्याय प्रक्रिया में बाधा हो रही, उन्हें उन परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम सुप्रीम कोर्ट गए, वो यहाँ आ गए। अब ये काम अदालत का है, कोर्ट का है, जो भी अदालत निर्णय करेगी। हम सजा देने वाले कौन होते हैं, जो भी है वो अदालत करेगी। वही माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार को बांदा जेल लाने के ऑपरेशन का नाम था सीक्रेट मिशन बांदा। हर बड़े ऑपरेशन को लेकर खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी एक मिशन का नाम रखती है, क्योंकि यह तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर था, तो इससे एक नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को, और इस ऑपरेशन का नाम था सीक्रेट मिशन बांदा। सीक्रेट मिशन बांदा की सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक सफलतम कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। कठिन परिश्रम, ईमानदारी और इंटेलिजेंट वर्क का खूबसूरत नमूना उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोफेशनल कार्य का उच्चतम मानदंड स्थापित किया है। इससे जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाने को लेकर जो मिशन बनाया गया था, उस मिशन का बाकायदा नाम रखा गया था, और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों और जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको पुरस्कृत करने की भी बात कही है। महाराजगंज से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी कल शाम तक नामांकन पर्चा दाखिल कर पाएंगे। महाराजगंज में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और प्रत्याशी कल शाम तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत का नामांकन हो रहा है और 12 ब्लॉक में 3 पदों के लिए नामांकन प्रत्याशी इस वक्त दाखिल कर रहे हैं, पर्चा दाखिल किया जा रहा है और कल शाम तक, ये आज बुधवार है, आज इस वक्त जो नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया है वो चल रही है, नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और कल यानी गुरुवार को शाम तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और बिजनौर से अगली खबर है, जहां पर सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। सूचना मिलने पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। बड़ी खबर है बिजनौर से, जहां पर सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। 200 मीटर के दायरे में ही को पुलिस ने इसके बाद सील किया। अफजलगढ़ के गौहर अली खान इलाके की यह घटना है, जहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग लगने के तत्काल बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। आईआईटी रुड़की में कोरोना के 60 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर है आईआईटी रुड़की से, जहां पर एक साथ 60 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना की पुष्टि होने के बाद 5 हॉस्टल्स को सील कर दिया गया है। ये स्टाफ और छात्र हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें एक प्रोफेसर हैं और 59 छात्र हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद 5 हॉस्टल्स को सील कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में एक साथ 60 कोरोना संक्रमित आए हैं। इसमें 59 छात्र हैं और एक प्रोफेसर हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। और इस घटना के बाद पूरे जो 5 हॉस्टल्स हैं जिसमें ये छात्र रहते थे, उन 5 हॉस्टल्स को सील कर दिया गया है।
आईआईटी रुड़की में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 60 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं रुड़की आईआईटी में, जिनमें एक प्रोफेसर हैं और 59 छात्र हैं। और इस के बाद 5 हॉस्टल्स को सील किया गया है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्टाफ और स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। आईआईटी रुड़की में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 60 पॉजिटिव केस आईआईटी रुड़की में सामने आए हैं। राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद पहली बार 23 वनटांगिया गांव के लोग अपने प्रधान का चुनाव करेंगे। गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहली बार पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाकर गांव की सरकार चुनने जा रही है। यानी कि पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव इन गांव में होने जा रहा है और पहली बार वोट डालने का अधिकार भी उनके हाथों में है। आपको बता दें कि 4 साल पहले तक वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं था, जिसके कारण ना तो इन गांव में कोई सरकारी योजना पहुंच पाती थी और ना ही गांव में प्रधान का चुनाव होता था। मगर साल 2017 में जब सरकार बदली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गांव को उनकी पहचान दिलाई और राजस्व गांव घोषित किया और अब पहली बार पंचायत चुनाव में यहां के लोग गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। मुझे तो आज तक उम्मीद नहीं था, लेकिन 70 साल पूर्व कोई सरकार ने नहीं देखा। हम लोग के गांव के बीच में जिस तरीके से थे, शायद उस तरीके से तो कोई बधुआ मजदूर ही रहते थे। लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नज़र में दिखाई दे रहा है। तो जो मत प्रयोग करेंगे तो गांव में और आप लोगों द्वारा कितना उत्साह है? आज जो मत दिखाई दे रहा है वो ग्राम पंचायत तिनकोनिया नंबर 2, जंगल तिनकोनिया नंबर 3 राजस्व गांव के जो टोला है, इस टोले के अनुसार सभी मतदाता चाह रहे हैं कि हमारा ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व वनटांगिया राजस्व गांव के ही मिले। तो पहली बार आप प्रधान को मैं स्वतंत्रता के रूप में मैं पहली बार ये राजस्व गांव ग्राम पंचायत का मैं प्रधान। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि एक गाड़ी है हरियाणा की साइड से पेरिफेरल पे आ रही है और उसमें कुछ खराब है, तो उसमें पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, तो वो गाड़ी टोल पर पकड़ी गई थी। लेकिन उसके पहले का जो घटनाक्रम था वो हमें जब पूछताछ की गई, जो उसका गाड़ी का ड्राइवर था उससे थाने पर लाके जब पूछताछ की गई तो उसका घटनाक्रम एक थोड़ा सा अलग हमें पता चला। चलिए बढ़ते आगे। हमीरपुर जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रशासन भी चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बुंदेलखंड में होली का पर्व कई दिनों तक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान के लिए मतदान की तारीख 26 अप्रैल रखी गई है। ऐसे में कुरारा देहात में प्रत्याशियों के पास जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करने का समय कम बचा है और इस त्यौहार के सीजन का भरपूर फायदा उठाने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी पूरा दमखम गांव में जाकर दिखा रहे हैं और जनता को बीते वर्षों में हुई समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। बुंदेलखंड में होली का पर्व कई दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे में गांव में लोग एक जगह एकत्रित होकर बुंदेलखंडी परंपरा के मुताबिक होली महोत्सव मनाते हैं। इसी महोत्सव में प्रत्याशी भी पहुंचकर पूरा जनसंपर्क का लाभ उठा रहे हैं और अब देखना है कि गांव की जनता गांव पहुंचने वाले इन तमाम प्रत्याशियों के बीच किसको अपने गांव की सरकार के तौर पर चुनती है। तो पंचायत चुनाव के बीच ये हमीरपुर का रंग है और हमीरपुर बुंदेलखंड का एक जिला है और यहाँ पर होली का जो त्यौहार है वो काफ़ी लंबा मनाया जाता है। तो इस वक्त क्योंकि पंचायत चुनाव है, 26 तारीख को हमीरपुर जिले में वोट डाले जाएंगे और अलग अलग पदों के जो प्रत्याशी हैं वो रंगों में डूबे हुए, देखिए रंग लगा हुआ है और जनता के बीच पहुंच रहे हैं, गांव के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है।
जनसंपर्क अभियान सभी पदों के प्रत्याशी इस वक्त लगातार कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा है कि पिछड़ा हुआ गांव है ये, कम से कम जिला पंचायत के द्वारा या इन्हीं के द्वारा उद्धार हो जाए तो इस गांव का भला हो जाएगा कम से कम। इस गांव में किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जो लायक हैं विरेंद्र भैया वही काम करेंगे ये लोग, और यही उम्मीद करते हैं। गांव भी आशा करता है कि इन्हीं को जिताएं और कम से कम इस गांव का उत्थान हो, विकास हो। क्षेत्र का विकास करने वाले नेता हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में समस्या पानी की है। पानी ऊंची नीची जमीन है, उसका संशोधन यही कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के बढ़िया नेता हैं। तो हमीरपुर में लगातार जो पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और खास अलग थोड़ा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि देखिए आपको ये लग रहा है कि होली का त्यौहार तो गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग रंगों में क्यों डूबे हुए हैं। तो बुंदेलखंड के इलाकों में होली का त्यौहार बहुत लंबा खिंचता है। यहाँ की ये परंपरा है कि होली खत्म होने के बाद अगले कई सप्ताह तक मनाई जाती है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो रंगों में डूबे हुए हैं और होली के बाकायदे गीत गाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।